और अपने जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हम अपने भाईचारे, अपने पुलिस में भी हमारे भाई हैं। ये तो जो शासन व्यवस्था है उनकी चाल होती है कि इनको आपस में लड़ा दो। जो मध्यम वर्ग है ना, उसी के बच्चे नौकरी कर रहे हैं पुलिस में और फौज में, और मध्यम वर्ग ही सड़कों पे होता है। तो ये इनको आपस में लड़ाने की साजिश, इसको हम बखूबी समझते हैं। हम पुलिस से बिल्कुल कोई बैर द्वेष नहीं रखते। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि लगातार 2 दिन से जो चंडीगढ़ का जो सेक्टर 39 का जो थाना है लगातार सुर्खियों में बने रहा है। डॉक्टर बलाराव देसी पत्रकार कर्मों की गिरफ्तारी को लेकर के पूरा हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ से जो लगातार समर्थन मिलने लग रहा है। कैमरामैन को कहूँगा घुमा करके एक बार वो दिखा भी दे आप। यहाँ पर जो धरना चला हुआ है थाने के सामने वो लगातार ज्यों तो है। कल देर शाम एक वीडियो डाली थी हमने, डॉक्टर अजय बलारा अचानक बेहोश हो गए थे, इनको हॉस्पिटल में लेकर के गए थे और एक दौर की मुलाकात हुई प्रशासन के साथ। तो दर्शकों के कमेंट आए थे, 2-3 पर्सन थे कि डॉक्टर अजय बलारा से एक बार बातचीत करें आप और बताएं उनका स्वास्थ्य कैसा है। और काफ़ी दुआएं भी आपने की और अजय बलारा अच्छे हैं, स्वास्थ्य अच्छा है। सर सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। तो कैसा है स्वास्थ्य सर आपका? अभी मैं बहुत ठीक हूँ तो और जी रेस्ट भी मिला है, रात को 3-4 घंटे सोया भी हूँ और दवाई भी ले पाया मैं। तो अब मैं कल जो मुलाकात हुई थी प्रशासन के साथ सर, तो क्या कुछ बातचीत हुई उसके उन्होंने क्या कहा और आपकी तरफ से क्या बातचीत रखी है? देखिए, मैं प्रशासन के बारे में तो थोड़ा सा पीछे जाके कहूँ कि कोऑपरेटिव तो बिल्कुल नहीं है जी। प्रशासन का रवैया शुरू से सप्रेसिव है और ये पिछले कुछ सालों से हम बहुत अंतर देख रहे हैं कि प्रशासन जो है जब इस तरह के धरने प्रदर्शन बड़े लेवल पे होते तो बड़े लेवल पे होते, देखिए एक आदमी की कोई समस्या है और वो धरना लगा के बैठ जाए तो एक अलग रवैया होता है, लेकिन जब समाज की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि धरने पे बैठे व्यक्तियों की सुरक्षा का भी जिम्मा वो ले। लेकिन आजकल जो है ऐसा प्रतीत होने लगा है कि धरने पे आतंकवादी बैठ गए और प्रशासन को केवल सरकार की सुरक्षा करनी है और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करनी है। तो वही रवैया यहाँ शुरू से देखने को मिल रहा है। जब से हमारे 2 क्रांतिकारी साथियों को उठाया, मैं कारणों पे नहीं जाऊंगा, कारण कई बार व्यक्तिगत कारण भी होते हैं, राजनीतिक कारण भी होते हैं, कोई भी कारण है, आपने आदमी को डिटेन कर लिया तो जो एक सिविल प्रोसीजर है, एक क्रिमिनल प्रोसीजर है जो आज से नहीं है, मतलब आज़ादी से पहले से भी हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड है, उनको फॉलो करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं न कहीं वो हर बार जानबूझकर चूक उसमें कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब शुरू में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई तो बहुत शुरुआती दौर में जब मैं आया तो 4-5 लोग यहाँ पे थे। हमने उस टाइम हम उनसे रिक्वेस्ट के मोड पे थे और हमने, क्योंकि मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, MDU से मैंने लॉ कर रखी है, तो मुझे प्रोसीजर का पता था कि पुलिस को डिटेन के बाद क्या करना चाहिए। पहली चीज़ ये होती है कि आप किसी को अचानक उठाते हैं बिना वार्निंग के, तो आपको उसको उठाते ही उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना होता है। कारण क्या होता है, आपके घर से कोई आदमी घर नहीं पहुंचा, आप कहीं अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन पे, पता नहीं क्या क्या अंदर आता है कि कहाँ होगा, ये तो आता ही नहीं कि पुलिस ने पकड़ रखा हुआ। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन देनी होती है 50A के अंदर, CPC की 50A के अंदर। आप थानों में जाओगे ना तो वहाँ बोर्ड लगे होते हैं कि ये आपके अधिकार हैं आफ्टर डिटेनमेंट। ये इन्होंने नहीं किया। करीब 3.5 घंटे के बाद लोगों को अपने आप मीडिया से पता लगा कि इस तरह है और उनकी पत्नी यहाँ पे पहुंची, उनको लाया गया। पहली चूक तो ये थी। दूसरी चूक ये थी कि आप जब किसी को उठाते हैं, उसको क्या बीमारी है, उसको क्या चोट लगी है, उसने पी रखी है या क्या मानसिक हालत है, उसके लिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। यहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत जल्दी हो गया। कितनी जल्दी बताऊँ तो 7:40 पे उनको डिटेन किया और अगले दिन 1:05 पे वो मेडिकल के लिए जाते हैं और 3 मिनट में मेडिकल खत्म हो जाता है। ये आप सोच सकते हैं कि ये एक साजिश लगती है कि वहाँ पे मेडिकल चेकअप के नाम पे सिर्फ टच भी नहीं किया गया, डॉक्टर ने टच भी नहीं किया। उसके बाद जब आप उसको पेश करते हैं, उससे पहले जो आरोपी है, आरोपी को FIR की कॉपी या जो रपट है उसकी कॉपी दी जाती है कि आपके ऊपर क्या क्या धाराएं लगी हैं। वो इसलिए होती है कि वो बचाव में अपना वकील खड़ा करे और वकील उन धाराओं के हिसाब से अपना बचाव का जवाब दावा तैयार करे। यहाँ पे मांगे जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के वकील और बहुत माननीय जज भी यहाँ पे आके
उनको ये हिदायत दे के जाते हैं कि आप एफआईआर की कॉपी तो दीजिए, क्योंकि प्राथमिकी की कॉपी जब तक हमारे हाथ में नहीं होगी हम बचाव क्या करें, किस चीज़ का। मुझे ये नहीं पता कि मुझे रेप के इल्जाम में उठाया गया, मैंने मर्डर कर दिया किसी का, या मेरे ऊपर सेडिशन लगे, मुझे ऊपर क्या लगा है, मैं बचाव कैसे करूँगा। वो नहीं दी गई और बहुत ही खेद की बात है कि ये कब तक नहीं दी गई। देखिए कोर्ट के अंदर मुजरिम उसको आरोपी को पेश कर दिया, उसकी 14 दिन की रिमांड लेने के प्रयास जारी है। हमारे वकील को तब तक प्राथमिकी की कॉपी देखने को ही नहीं मिले हैं। हम उस प्रक्रिया में लेट भी हुए और नहीं तो शायद हम कल ही जमानत ले पाते। खैर जाने के बाद वहाँ जब जज के सामने प्रस्तुत होते हैं तो वो कहते हैं 1 नंबर पे, पॉइंट नंबर 1 पे जो धाराएं लगी हैं, तो हमारे वकीलों को उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि अब तो दिखा दो पॉइंट नंबर 1 पे धारा कौन सी लिख रखी है। तो वहाँ पर कंप्यूटर रूम में जाके उनको ये बताया गया कि ये धारा लगी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको देख के लगता है कि प्रशासन जो है कुछ और ही रास्ते पे चल रहा है। इसमें ना तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, न जन सुरक्षा का मामला है, न जन अधिकारों का मामला है। यहाँ पे जिस तरह तानाशाही के अंदर एक बिकी हुई फौज काम करती है, उस तरह से जो वर्दी वाले गुंडे हैं वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जी आज जैसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि जमानत होगी फिर, या जैसे एक सुनने में आ रहा कि 1 दौर की और मुलाकात हो सकती है प्रशासन के साथ, या इस मामले को ही रद्द किया जा सकता है। और सुनने में आ रहा कि एसडीएम का जो आदमी है जिन्होंने कंप्लेंट की है अभी तक वो भी नहीं सामने आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। कल हमारी 2-3 दौर की प्रशासन से मुलाकात हुई और प्रशासन की मुलाकात में प्रशासन की तरफ से जो बात थी वो केवल एक थ्रेटनिंग थी, उठो होक लठ मारा। दिस वॉज द ओनली पॉइंट। मैं चौकी ये सामने है पुलिस स्टेशन, इसके एसएचओ ने जितनी बार बात की है उसके पास कोई तर्क, कोई बात नहीं थी, कोई निवेदन नहीं था। वो एक ही चीज कह रहा था, बोला साहब ठा लोगे कि लठ खाओगे, ठा लोगे कि लठ खाओगे। तो मैंने उसको फिर आखिर में कह दिया कि लठ ना खाओ, गोली मार दो, टंटा खत्म, हम तो क्रांतिकारी जीवांगे, इतने तरीके दूसरा मुद्दा ठा लेंगे। तो फिर उसके बाद एसडीएम साहब ने काफ़ी संभाली स्थिति। एसडीएम साहब से 2 दौर की बात के बाद जब हमें लगा कि ये भी ज़्यादा कुछ हमें ऑफर नहीं कर रहे, तो हमारे वकीलों के साथ कमेटी धरने की जो 10 आदमियों की थी, उन्होंने एक 4 सूत्री मांग पत्र तैयार किया और वो जो डिमांड चार्टर है वो हमने उनको सौंप दिया, मीडिया को सौंप दिया कि ये 4 डिमांड पूरी हो जाए तब आ जाइएगा, अन्यथा ये सड़क के बीच की लाइन है, ये लक्ष्मण रेखा रहेगी, क्रांतिकारी उस तरफ नहीं जाएंगे और पुलिस इस तरफ नहीं आएगी। हम नहीं चाहते कि हम संपत्ति को या किसी सिविल नागरिक को या हमारे जो संस्थान है प्रशासन के उनको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हम जो है अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई और अपने जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हम अपने भाईचारे, अपने पुलिस में भी हमारे भाई हैं। ये तो जो शासन व्यवस्था है उनकी चाल होती है कि इनको आपस में लड़ा दो। जो मध्यम वर्ग है ना उसी के बच्चे नौकरी कर रहे हैं पुलिस में और फौज में, और मध्यम वर्ग ही सड़कों पे होता है। तो ये इनको आपस में लड़ाने की साजिश, इसको हम बखूबी समझते हैं। हम पुलिस से बिल्कुल कोई बैर द्वेष नहीं रखते, बल्कि हम उनको अगर कोई ज़रूरत हो, आपने देखा एक लंबा आंदोलन चला, किसान आंदोलन, और उसके प्रमुख चेहरे रहे हैं आप। हाँ। सरकार ने आपको हटा भी दिया था, वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उसमें एक चीज़ अच्छी जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे बैरिकेड लगे होते थे, बैरिकेड के इस तरफ भारी पुलिस बल, इस तरफ धरने चल रहे थे। सुबह का सीन मैं आपको याद दिलाऊं, बैरिकेड हटे होते थे, सारे पुलिस वाले किसानों के साथ बैठ के सबसे पहले वो खाना खाया जाता था, फिर वो तैयार होते थे और फिर उन्हीं किसानों को लठ मारे जाते थे। ये कितनी गजब की बात थी। हम लठ खाने के लिए उनको पहले अपने बच्चों को तैयार करते थे, दूध पी लो बेटा, चाय पी लो, तड़के पूरे दिन तुमने लठ मारने हैं। ये परंपरा है हमारे खून की। तो ये कमेरे वर्ग ने कभी द्वेष नहीं रखा। हमारी लड़ाई जो है वो किसी व्यक्ति विशेष से, अब कोई कह दे कि खट्टर मुर्दाबाद, चन्नी मुर्दाबाद या मोदी मुर्दाबाद, व्यक्तियों से लड़ाई कभी नहीं होती, व्यवस्था से और विचारों से लड़ाई होती है। हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बीच में मुद्दे बदलते रहते हैं। कभी कमेरे वर्ग का मुद्दा आएगा, कभी कोई मेडिकल सिचुएशन आएगी, कभी शिक्षा की बात आएगी, मुद्दे बदलते रहेंगे। जिनके खून में क्रांति करने का जोश है, जज्बा है, वो कौम हमेशा लेकर के आएंगे। तो डॉक्टर अजहर बलारा जी, सबसे पहले तो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से जो लगातार नौजवान है, किसान है, सभी का समर्थन मिल रहा है और आपकी सपोर्ट में, कर्मू की सपोर्ट में, डॉक्टर बलहारा की सपोर्ट में सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो क्या आप संदेश उनको देना चाहेंगे? एक संदेश तो ये देना चाहूँगा मैं हमेशा अपनी फेसबुक पोस्ट में नीचे जय संघर्ष लिखा करता। बिल्कुल सर। हो सकता है कि हमारी मांगे फिलहाल वक्त के हिसाब से गलत या अति लग रही हो, या किसी वक्त पे हमारी मांगे गलत लग रही, क्योंकि मांगे गलत लगती तभी तो प्रशासन विरोध करता है और हमें धरने देने पड़ते हैं। तो वक्त के हिसाब से मांगे गलत सही लग सकती है, लेकिन हमारी जिंदा होने की निशानी या किसी कौम या देश के जिंदा होने की निशानी ये है कि वो संघर्ष करे। अगर वो संघर्ष करना छोड़, आप देखिए एक उदाहरण, कोई लाश पड़ी है, आप उसको गंदी गाली दीजिए, लात मारिए, उसके मुंह पे थूक के निकल जाइए, वो आपको वापस पलट के कुछ नहीं कहेगी, यानी वो जिंदा नहीं है, इसलिए संघर्ष नहीं कर रही है। हम जिंदा हैं और जिंदा रहे ऐसा हम चाहते हैं। तो मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि संघर्ष जब कोई कौम कर रही हो उसका दिल खोल के साथ दे, इस चीज को भूल जाएं कि आज उनकी मांग क्या है और कल उनकी मांग क्या थी। दूसरी चीज ये है कि शांति सबसे बड़ा धन है। हमने एक आंदोलन अभी जीता, एक आंदोलन इससे 90 साल पहले 1942 में जीता था, उसके अंदर भी हमने शांतिपूर्वक ऐसे योग करके और दुश्मन के दांत खट्टे करे और आज़ादी को प्राप्त किया। अब भी हम जो वैचारिक और आर्थिक आज़ादी है उसको शांतिपूर्ण प्राप्त करेंगे। तो जो हमारे दो क्रांतिकारी साथी हैं कर्मू और डॉक्टर देवेंद्र, उनके लिए जहां भी देश भर में रोड जाम, धरने या प्रार्थना सभाएं चल रही हैं, उनका सबसे पहले धन्यवाद करता हूं और उनको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप शांति का साथ बनाए रखें, मांगे पुरजोर उठाएं, लेकिन हिंसा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। तो भाई आप सभी को पता है कि विचारों की लड़ाई और हमेशा से है, धर्म के ऊपर धर्म की और अन्याय के ऊपर न्याय की हमेशा जीत हुई है। डॉक्टर अजय बलहारा ने ये क्लियर भी कर दिया कि हमारी न मोदी से, न खट्टर से, न पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी से, किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, न किसी अधिकारी से, हमारी केवल और केवल विचारों से लड़ाई और विचारों की हमेशा जीत होती है। उसका जीता जागता उदाहरण आपने संयम और सहनशीलता का परिचय, किसान आंदोलन जो लगातार 1 साल चला, चाहे टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, किसी भी बॉर्डर की बात करिए, हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज तक करवा दिया गया था, लेकिन फिर भी संयम और सहनशीलता का परिचय दिया। उन्हीं का एक बड़ा चेहरा डॉक्टर अजय बलहारा, खुद नौकरी से हटा दिया गया था, बावजूद उसके जो इनका संघर्ष था वो लगातार चलता रहा। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी राय क्या है, आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए चंडीगढ़ से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।